मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब? बहुत बड़ा जॉब तो नहीं था, वो स्टार्टिंग में जो भटकाव होता है ना, एक्सपीरियंस या स्ट्रगल कह सकते हो उसको। स्ट्रगल का दौर था। रांची में रहते थे और हमारे मित्र थे, बैचमेट मेरा बचपन का था, हेमंत सोरेन जी। 2005 में संजोग से नक्सलियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी। मतलब आप रांची में ही थे? रांची में थे। जब पता चला कि इस तरह की घटना हुई, आए। उस समय डायरेक्ट एलिगेशन प्रेस सक्सेना ने लगाया था कि उदय नारायण चौधरी ने हत्या कराया है, और उन्होंने मुख्यमंत्री से काफी प्रयास किया कि स्पीकर से पूछताछ करने की हमको जो है आदेश चाहिए जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं माना, आदेश नहीं दिया। कई लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि दलित का एक बहुत बड़ा लीडर है, थे राजेश कुमार, रामविलास जी ने भी बहुत मदद किया लोगों को, लेकिन मुख्यमंत्री एक नहीं सुने। तो वो एफआईआर वगैरह जो हुआ उसका क्या चलता रहा? मतलब मलाल इस बात का रहता है न्याय नहीं मिला? तो एक बेटे को तो आजीवन रहे। तो कभी ऐसा लगता है मतलब फ्यूचर में कभी आप उसके लिए कुछ और कार्रवाई या कुछ एक्शन करेंगे? कि अगर आप दलित परिवार में जन्मे हो तो न्याय की आशा मत रखना, ईश्वर पे भरोसा रखना। बिहार और भारत के सामाजिक पूरे देश का मैं तो क्या लगता है आपको, ये कभी बदलेगा हमारे देश में या राज्य में? मुझे तो नहीं लगता है। मतलब यहाँ से अपने आप को मनाते हैं, संतोष करते हैं इन बातों? बिल्कुल। फिर एक इंजीनियर राजनीति में कैसे? मुझे लगा कि जो व्यक्ति मेरे पिता पे आस्था रखता था, आज वो व्यक्ति अनाथ हो गया है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस विजन से आप राजनीति में आए? मेरा बस एक ही सपना था कि पिता के अधूरे सपनों को कितना पूरा कर पाए, उन मकसद में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरे कलम से और मेरे जुबान से कोई गलत नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ पूरे बिहार में मेरा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ 150 से ऊपर नहर आहार पोखर की सफाई हो रही है। इस प्रश्न पे भी आपके प्रतिद्वंदी का जवाब है मेरे पास। जी। उन्होंने कहा कि ये नहर आहार पोखर सफाई हो रही है, उड़ाही हो रही है, दिख रहा है, कार्य जो दिख रहा है ये तो मतलब उनके कार्य नहीं है, ये कहीं और से कार्य हो रहे हैं जिनको वो अपना नाम बता सकते हैं कि हाँ, या क्रेडिट ले रहे होंगे। मुझे इस बात का दुख है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोलता। मैंने उनकी बातें रखी है आपके साथ। कुछ लोग जो हैं जीते हैं इसी ख्याल को लेके कि मंत्री हम हैं तो लोग तो जानेगा कि मंत्री जी ने किया। तो जब मेरे विधानसभा में इतना मेहरबान क्यों है मंत्री जी, अपनी सासू माँ के विधानसभा में मेहरबानी क्यों नहीं दिखाते, अपनी पत्नी के विधानसभा में क्यों नहीं दिखाते? वो एक महत्वपूर्ण कार्य जो आपको लगता है कि ये मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ ये मेरे कार्यकाल में हुआ, वो एक कार्य क्या रहा? जब मैं किसी गरीब को यहाँ से दिल्ली तक इलाज करा देता हूँ, इससे बड़ा खुशी और जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में किन मुद्दों पे चुनाव आप लोग लड़ने जा रहे हैं? शायद मुझे कहना नहीं चाहिए। आज जिस हालात में मुख्यमंत्री हैं, उस हालात में अगर कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, तो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाके उनको गद्दी से उतार दिए होते। मतलब मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी का? ये जनता को तय करने दीजिए। वो तो बोलते हैं कि 15 साल में गाड़ी बदल जाती है, 20 साल की सरकार है, बदल देनी चाहिए। अच्छी बात कहा। बिहार में एक नई पार्टी, मतलब मैं जन स्वराज की बात कर रहा हूँ, माननीय प्रशांत किशोर जी की गठन किया है, तैयारी भी है उनकी चुनाव लड़ने की। ऐसे ही किसी इंटरव्यू में वो सवाल प्रश्न उठा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव पे कि समाजवाद की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले भी की कि मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये सब समाजवाद के प्रतीक हैं, समाजवादी होने की परिभाषा मांगते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर एक व्यापारी है। मतलब अभी भी आप उनको व्यवसायी ही बता रहे हैं? 100%। कोई पॉलिटिकल? प्रशांत किशोर कभी नेता हो ही नहीं सकता। लेकिन मुद्दे तो आपके ही पार्टी वाली या अपोजिशन वाली ही मुद्दे वो लोग भी रखे ट्रिक है ना, व्यापार का क्या ट्रिक है? उपचुनाव वाले परिणाम को कैसे देखें? आप बता दो बेला में क्या हुआ? लेकिन वोट तो मिल रहा है उनको, वोट तो काट रहे हैं, फर्क तो पड़ रहा हो। भाई तो व्यापार किस चीज का कर रहा है? तो किसको फर्क पड़ रहा है? मतलब पैसा किसको लिया? डैमेज कहाँ गिर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के पास पैसा है। आपकी पार्टी को तो सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में पेश किया जाता है। गरीबों की पार्टी है, तो गरीबों की पार्टी रहेगी तो जंगल राज सुनना पड़ेगा। आप लोग कौन से मुद्दे को लेकर के जाते? मैं बहुत ज्यादा मुद्दा लेके नहीं जाता हूँ। केंद्रीय मुद्दे बिहार के इलेक्शन में कितना प्रभाव डालने वाले हैं? गलत चीज का आज जो है सब लोग साथ दे रहा है, इससे मुल्क कमजोर होता है। जिन जिन देशों ने धर्म की बात किया है वह देश बर्बाद हो गया। जी, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इस बात को लेकर के हिंदू मुस्लिम को लेकर के कहते हैं इसका रिजल्ट है वो। क्या फायदा? पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल पे प्रकाश डालने की बात हो आपके नजरिए से तो कैसा रहा? आपका भी चल रहा है या उनका भी?
मुख्यमंत्री तो एक ही रहे वर्तमान कि लोकतंत्र कमजोर हो गया, अफसरशाही छा गया। 3-4 कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का ये चल रहा है, पूरे कार्यकाल को कैसे देखते? कुछ नजरियों में अच्छा है और कुछ नजरियों में बुरा है। भाजपा वाले खुश हो रहे हैं कि ये मुद्दे छीन लिए उन लोगों ने अपोजिशन से, आप लोग कैसे देखते? आप देखो उनके लोगों ने क्या क्या कहा, जातीय जनगणना पे क्या क्या किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। कैसा चल रहा है गठबंधन में? सब कुछ अच्छा है। मुख्यमंत्री के चेहरे पे सर विदित है। आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या? मेरा बस एक ही सपना रह गया और एक ही काम रह गया है अपने कंस्टिट्यूएंसी में, लोगों को एजुकेट करना। नमस्कार, मैं अविनाश राज सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टुडेज ब्लूप्रिंट में। बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम जो है परिचय पत्र आप देख रहे हैं, और आज हमारे साथ परिचय पत्र में जिस खास व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं, जिनका परिचय हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो खुद कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, ना ही बिहार राज्य के लिए। तो देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 229 नंबर विधानसभा क्षेत्र बोधगया से वर्तमान विधायक, पूर्व कृषि एवं पर्यटन मंत्री श्री कुमार सर्वजीत जी। कुमार सर्वजीत जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत को भी बहुत धन्यवाद अविनाश जी, और आपके चैनल को भी बहुत बधाई, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी, परंतु कुमार सर्वजीत जी वर्तमान में बोधगया से विधायक हैं। जब सरकार आई आरजेडी की तो ये मंत्री भी रहे। पिछली बार 2024 लोकसभा चुनाव में इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। तो सबसे पहले जनरली लोग रिपोर्ट कार्ड की बातें किया करते हैं, तो कुमार सर्वजीत जी कैसा रहा 5 वर्ष? लोग रिपोर्ट कार्ड की बात लोग करते हैं, तो क्या रहा रिपोर्ट कार्ड? कैसे विकास कार्यों की अगर बात करें तो कैसा रहा? जी, मैं उस विधानसभा से आता हूं जहां पे नक्सलवाद का बड़ा प्रकोप था जी। उस नक्सलवाद में हमने अपने कई परिवार को खोया। हमें जो विरासत में मिला, मतलब कि जो पहले जिस क्षेत्र से लोग एमएलए हुआ करते थे, जब मैं वहां गया तो एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर 500 गांव थे, 500 गांव में अपर कास्ट के अगर छोड़ दें तो 99% किसी गांव में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था। गया पूरा जिला उग्रवाद के हम नाम सिर्फ से बोध गया के बारे में कह रहा हूं जहां से मैं एमएलए हूं जी। जो सूचना आती थी वो पूरा जिला ही, वो भी बिल्कुल था, पूरा जिला ही था। लेकिन जब मैं 2000 ऐसे शुरुआत तो हमारी 2009 से हुई बाय इलेक्शन। 2009 में हमने चुनाव जीता और नई परिसीमन आ गई, उसमें 2010 में हम चुनाव हार गए। 2010 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, भाजपा से वहां पे एमएलए थे, और 2015 में फिर मैं करीबन 30 से 32 हजार वोटों से चुनाव जीता। तो मुझे जो विरासत में मिला वो कल्पना से परे था। मेरे ऐसा व्यक्ति कभी ऐसा बिलीव नहीं कर सकता था कि जनप्रतिनिधि का क्षेत्र भी इतना पिछड़ा होगा। जो लोग एमएलए बनते हैं जी, तो पता नहीं क्या किया उन्होंने, नहीं किया। मैंने अपने राजनीतिक जीवन का एक मिशन बनाया जी, और मैंने कहा कि 75 साल हो गए देश आजादी का, उसके बाद भी बिहार के गांव में रहने वाले वह गरीब व्यक्ति जिसकी बेटियां गर्भवती होती तो अस्पताल नहीं पहुंच पाता, रास्ते में दम तोड़ देता है, बच्चे दम तोड़ देते हैं, तो बहुत सारी समस्या थी। और मैंने काफी अथक प्रयास, चूंकि सरकार हमारी नहीं थी,
अभी के मतलब परिवेश इस में ये में जब आप चुन के आए थे तो सरकार आपकी नहीं थी? नहीं थी। 2009 में भी मेरी नहीं थी। 10 में बाई इलेक्शन 9 में हम लोग जीता तो था। अभी इस 5 वर्षों पे पहले इसी फोकस 5 वर्षों का मैं आ रहा हूँ। 15 में मैं एमएलए बन गया जी। 15 में जब एमएलए बना, फिर दोबारा जीते, तो जो विरासत में मिला वो इसकी स्थिति कल्पना से परे थी। मैंने मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। 5 साल 15 से 20 हमने अथक प्रयास किया। जब 2020 का चुनाव आया तो 2020 में मैं बीमार हो गया मतलब कोविड के शिकार हो गया जी। पटना के एम्स में मैं एडमिट हुआ, और वहीं से हम इलेक्शन लड़े, वहीं से नॉमिनेशन किया, वहीं से चुनाव लड़े, मतलब बीमारी के हालत में ही अस्पताल से चुनाव लड़े। लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि मैंने जो काम किया है इसके बदौलत मुझे जनता जो है बिना घूमे चुनेगी। जी। मैं अपनी क्षेत्र की महान जनता, जिसको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके बारे में बोलने के लिए, उन्होंने काम के बदौलत मुझे फिर से स्थापित कर दिया। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब कोई उम्मीदवार गांव में घूमता हो जी। और लोग ये कहते हो कि मैं जिता तो रहा हूं लेकिन ये काम हो जाना चाहिए, इस शब्द को अगर याद करता हूं मैं, तो एक भी ऐसा काम नहीं है जो जनता के कमिटमेंट को मैंने पूरा नहीं कर दिया। मतलब आपने जो कमिटमेंट किया या जनता ने जो डिमांड किया? जनता ने जो कमिटमेंट कराया मुझसे, जी। जनता को जो गांव में जो उन्होंने कहा कि मेरे के यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, नहर नहीं है, आहार नहीं है, पोखर नहीं है, वगैरह वगैरह, ये हमने उनके हर सपनों को पूरा कर दिया। लेकिन बात ये आती है कि मनुष्य का आवश्यकताएं तो असीम होती है ना, जिसको भगवान कृष्ण भी आएंगे तो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि मैं रिजर्व सीट का हूं, नीचे से लेके ऊपर तक हमारा कोई अधिकार ही नहीं होता। उसके बावजूद भी अगर मैंने अपने जनता का कमिटमेंट पूरा किया, ये मेरे राजनीति जीवन का सबसे सुखमय जीवन है। माने सुख का क्षण, मेरे सुखमय पल है पल ये कह सकता हूं मैं। एक चीज हमने पूरा नहीं कर पाया, जिसका मुझे आज भी मलाल है। आगे बनूंगा तो देखूंगा कि भी कैसे पूरा करूं। गांव में आबादी बढ़ी तो टोले बने, जब आबादी घनी हुई तो पास में जाके लोग बढ़े, तो जब टोले बढ़े तो स्कूल नहीं बढ़े। जो मिडिल स्कूल होता है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं गरीब का, अब कोई टोला 1.5 किलोमीटर पे जाके बसा, उसके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का जो पॉलिसी है ना शिक्षा विभाग का, 2010 टोला से सेवक वगैरह भी शायद इस तरह, टोला सेवक का दूसरा रोल है जी। जो टोले बसे छोटे छोटे, उसमें स्कूल सरकार नहीं दे सकी क्योंकि सरकार की पॉलिसी गंदी है। अब चाहे सरकार ये नहीं चाहती हो कि गरीब का बच्चा शिक्षित हो, शायद इसलिए उन्होंने 2010 से ये पॉलिसी बंद कर रखा है। सरकार अभी पंचायतों में +2 का जो है स्कूल दे रही है। अब मतलब जिसको आईए हम लोग कहते हैं, आईएससी कहते हैं, तो मैट्रिक इंटरमीडिएट का स्कूल दे रही है। और मिडिल स्कूल मतलब जूनियर बच्चों को पढ़ने के लिए अभी कोई स्कूल नहीं दे रही है, 2010 से बंद है। तो मैं चाह करके भी उसको नहीं कर नहीं पा रहा हूं। इसका अफसोस है आपको, इसका मलाल है? हाँ, इस बात का अफसोस मैं जीवित जब तक रहूंगा मुझे रहेगा, क्योंकि आज के समय में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जी। और जिस चीज के लिए मैं, जिस परिवार से आता हूं, जिस समाज से आता हूं, ऐसे व्यक्तियों को एजुकेशन की बड़ी जरूरत है जी, जो मैं नहीं दे पा रहा हूं। सरकार की गलत पॉलिसी के चलते नहीं दे, चूंकि पॉलिसी तो जी जिसकी सरकार होती है वो बनाता है। आप लोग भी सरकार में आए, उस पॉइंट पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन आप बैक टू बैक दूसरी बार बने विधायक? तीसरी बार बने। बैक टू बैक तीसरी बार बने? दूसरी बार है, एक बार 2009 में मैं बना, बीच में गैप हुआ। 2009 में मैं जीता, फिर मैं परिसीमन बदलाव हुआ, हमारे लिए नया क्षेत्र था। 2010 में मैं हार गया, 2015 में फिर जीते, 2020 में फिर जीते।
मतलब बैक टू बैक 2 बार विधायक बने आप बोधगया से। हाँ जी। तो ये मतलब रिपोर्ट कार्ड यानी कि विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो क्या रहा, मतलब 5 वर्षों में कैसे विकास कार्य हुए आपके? वैसे तो आप मंत्री भी रहे जब आपकी सरकार आई तो, लेकिन मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बोधगया 229 नंबर विधानसभा की। वहां कुछ विकास कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो आपको मतलब दिखते हो? जैसे मैं एक और बात यहाँ रख देना चाहूंगा कि वहीं दूसरी तरफ जबकि आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो कहते हैं कि कुछ बड़े कार्य नहीं दिखे, तो दोनों ही बातें हैं कि मतलब विकास कार्यों पे अगर बात की जाए तो क्या रिपोर्ट कार्ड आप पेश करते हैं? मेरा एक सजेशन होता है सभी, चाहे किसी भी दल का जो लीडर हो ना, सबको मैं एक बात जरूर कहता हूं, काम करने के लिए आए हो, काम करो, बात मत बनाओ जी। और जो व्यक्ति यह कहता हो कि कुछ दिखा नहीं, मुझे लगता है वो आजकल जो चला आ रहा है ना, अब जो राजनीति में घृणा जो आ गई है ना जी। पहले लोग में प्यार और स्नेह था, देश के लिए, बिहार के लिए, जनता के लिए लोग कोई करना चाहता था, अब द्वेष की भावना आ गई। मैं जब बना एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी, अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए, होना तो चाहिए जिला की बात जी, लेकिन मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, 400 करोड़ का मैंने अपने क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। ये इस देश का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नई टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कि बिहार में किसान परेशान थे, जिस शहर में तिलकुट का स्वाद लोग चखते हो उस शहर में तिल की खेती नहीं होती। तो मिलेट्स का मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट, करीबन मान के चलिए 2 से 3 हजार प्रोडक्ट का हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जी, निर्माण करो। वो इसकी लागत 400 करोड़ थी जी। शुरुआत हुई, अब मेरे बात तो बहुत ठप पड़ गया है, 52 एकड़ में हमने कहा कि बनाओ जी, 52 एकड़ का था। उसके बाद फिर मैं पर्यटन मंत्री बना, तो पॉलिसी की बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी का आपने पूछा है जी। हमारे क्या है, गुरपा था, हजारों विदेशी पर्यटक जाते हैं, फॉरेनर्स जी। ऐसी स्थिति थी उस पर्यटक स्थल की, गुरपा, जो फॉरेनर्स आकर के रोते थे जी। मैंने उसको 20 करोड़ रुपया इमीडिएट दिया। पहाड़ के ऊपर सीढ़ी बना दो, बैठने के लिए चबूतरा बना दो, पार्किंग बना दो, टॉयलेट बना दो, लाइट लगा दो। संयोग से 3 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी भी अधूरा है, चल रहा है धीरे धीरे कार्य प्रगति। अब जो भाजपा के लोग हैं ना, मंदिरों की बात करते हैं जी। मैं तो जन्म से, हम लोग हिंदू हैं, और जब से ये सृष्टि बनी है हर व्यक्ति भगवान और अल्लाह सबको पूजता है, अपनी अपनी सबके धर्म है। मैं इधर देख रहा हूँ 10-15 वर्षों से कि भगवान के बारे में लोग बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं वो भगवान है। पता नहीं, ये सृष्टि जब से बनी हर कोई जानता है कि भगवान ही यहाँ है, आस्था का वो प्रतीक है। खैर एनीवे, तो वहां एक संडेश्वर मंदिर था, भोलेनाथ, हर कण कण में भगवान है, भोलेनाथ का एक मंदिर था, और वहां पे हर साल बड़े पैमाने पे गांव में गरीबों की शादी होती है, बेटियों का जी। मैंने वहां पे 5 करोड़ रुपया दिया, हमने कहा कि शादी मंडप बनाओ, चबूतरा बनाओ। ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? ये फतेहपुर बाजार टाउन की है, फतेहपुर बाजार। फतेहपुर ब्लॉक में इलाका नक्सलवाद का था। मैंने कहा कि भाई प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया। अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्तियां मैंने स्थापित किया ब्लॉक के अंदर। हम जहां से आते हैं, ये पर्यटक दृष्टिकोण से विश्व विख्यात है। मैंने जो कनेक्टिविटी दिया, मैं सैल्यूट करता हूं तेजस्वी जी को कि मैंने जो कहा उन्होंने तुरंत कर दिया। 37 किलोमीटर हम लोग घूम के, फॉरेनर्स जो है, ढुंगेश्वरी एक मंदिर है, वहां लोग जाते थे, जिसको मैंने 5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। रोड की कनेक्टिविटी, नदी में एक ब्रिज दे दिया, 13 करोड़ का कनेक्टिविटी दिया। और वह जो 30 किलोमीटर की जो दूरियां थी, बेचारे फॉरेनर्स रोके जाते थे, 3 घंटा 4 घंटा जाम में रहता था, उसको हमने 5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जिन लोगों ने कहा कि क्या किया, मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूं कि तुमको
ना पर्यटक का ज्ञान है, ना पर्यटन स्थल का ज्ञान है, ना मोटे अनाज का ज्ञान है, और न संडेश्वर मंदिर का ज्ञान है, न गुरुपा मंदिर का ज्ञान है। जी। जिस व्यक्ति को ये सब चीज से मतलब नहीं होगा, वह मेरे ऊपर यह आचरण लगा सकता है, आचलन की भाई तुमने क्या किया। तो मुझे बहुत खुशी है। देखिए, लोकतंत्र में मैंडेट जनता देती है। जी। कौन एमएलए रहेगा और कौन नहीं रहेगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपको समय मिला तो आपने क्या किया। क्या बराबर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे गया जिला नहीं, पूरे मगध प्रमंडल में कोई एक नेता को लाइए, कंस्टिट्यूएंसी वाइज डिबेट करा दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं कि मैंने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। और 99% लोग ये कहेंगे कि अपने क्षेत्र में जो कुमार सर्वजीत ने किया है वो किसी लीडर ने नहीं किया है। बोध गया के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपने भी बताया, और ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि बोध गया एक पर्यटन के स्थल से काफी महत्वपूर्ण जगह है, भगवान बुद्ध की धरती है वो। तो पर्यटन के लिहाज से और इतने बड़े पर्यटन स्थल होने के लिहाज से, मतलब उस क्षेत्र में आप खुद पर्यटन मंत्री भी रहे, तो कोई एक महत्वपूर्ण कार्य, मतलब बौद्ध लोगों से जुड़ा हुआ, अगर आपको। जब पर्यटन मंत्री हम बने तो हमने जब समीक्षा किया तो मैंने पूछा अपने अधिकारियों से जी। कि बनारस से 100 बस चलती हो जिसपे सिर्फ फॉरेनर्स बैठे हों, उसको बोध गया आना है, राजगीर जाना है, वैशाली जाना है, कुशीनगर जाना है, सारा बस्ती जाना है। अगर ये बस वालों को अगर टॉयलेट लग जाए तो बिहार के कोई एक ऐसा सड़क बता दो जहां पे उन लोग जा सके। अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। हमने कहा नई पॉलिसी लाओ और बनारस से बोध गया के बीच में ऐसा रेस्टोरेंट बनाओ जो रेस्टोरेंट से बढ़िया टॉयलेट हो। जी। नीट एंड क्लीन, कहने का मतलब नीट एंड क्लीन, स्वच्छता के साथ। और जो बनाना चाहता है उसको सब्सिडी के तौर पर, मतलब हम 50 लाख रुपया देंगे जी, सपोर्ट करेंगे उसको, और हम वो नॉन रिफंडेबल होगा। बनाओ इसको। हमने उसका सर्वे कराया। हमने कहा कि सिल्लीगुड़ी भूटान से मिलता है, नेपाल से मिलता है, बगल में सिक्किम जो है एक अलग स्टेट है, वहां से लाखों पर्यटक बाई रोड आते हैं। उनको ये भी नहीं पता है, बिहार के नाम से डरते हैं, कनेक्टिविटी उसको नहीं दिखती है। हमारा हाईवे बन गया, सब कुछ बन गया, कौन बताएगा ये। हमने कहा कि सिल्लीगुड़ी में ऑफिस खोलो, वहां से टूरिस्ट को पता चलेगा कि सड़क कैसा है। टीवी स्क्रीन लगा दो और सिल्लीगुड़ी से बोध गया तक का सड़क का वीडियो बना के डाल दो, देखते रहेगा। थाना का नंबर दे दो, एसपी का नंबर दे दो, डीआईजी का नंबर दे दो, सब कुछ दे दो। मतलब प्रमोशनल लेवल पे आपने एक्टिविटी वो मैंने लॉन्च किया। हमने कहा, चूंकि मुख्यमंत्री जी का मैंने जो देखा, बोध गया के प्रति उनके मन में थोड़ी नफरत है। मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात, बोध गया के नाम पे उनको थोड़ी नफरत है। कोई काम वो बोध गया में नहीं करना चाहते हैं, हर काम वो राजगीर में करना चाहते हैं। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं और मैं ये चाहूं कि वैष्णो देवी को मैं पटना में स्थापित कर दूं, नहीं हो सकता है जी। यही बात मुख्यमंत्री बिहार का नहीं समझ सके कि बोध गया को अगर राजगीर में जाना चाहते हो तो बोध गया, राजगीर बोध गया नहीं हो सकता है। हर स्थल का अपना एक महत्व है। एक काम मुख्यमंत्री ने नहीं होने दिया। मैं सिल्लीगुड़ी से लौट रहा था, कमेटी टूर थी विधानसभा की, मुख्यमंत्री कटिहार में राजधानी ट्रेन में मिल गए। मैंने कहा दलाई लामा ऐसे महापुरुष को आप बोध गया के खुले मैदान में प्रवचन करवाते हो, कैसे मुख्यमंत्री हो आप? क्यों नहीं बोध गया में उनके लिए कुछ बनाते हो? राजगीर में आपने कन्वेंशन हॉल बनाया, बोध गया में बनाओ। कुमार रवि कलेक्टर थे, मैंने टेलीफोन करके ट्रेन में मुख्यमंत्री से बात कराया, बोध गया में कन्वेंशन हॉल बना। मैंने कहा कि सर, फॉरेन से आते हैं लोग, बुद्ध मंदिर दर्शन करके नेक्स्ट डे चले जाते हैं, वीजा लेके आते हैं, एक सप्ताह का, एक दिन वापस जाते हैं। कुछ ऐसा चीज बना दो बोध गया में जो 5 दिन वो बिता सके। क्या बनना चाहिए? हमने कहा कैनाट प्लेस के तर्ज पे मार्केट बनाओ,
उसके पीछे बहुत तर्क है। जी जी जी। अब बोध गया में सरकार मार्केट बना के नहीं देती, जमीन महंगे है, एक गुमटी में टूर एंड ट्रेवल्स चलता है, फॉरेनर्स का वो पैसा टिकट के नाम पे लेता है, 10 दिन गुमटी बंद करके निकल लेता है, विदेशी ढूंढते रहते हैं। मैंने कहा कनॉट प्लेस के तर्ज पे ब्लॉक ए बी सी डी ई एफ बनाओ, एक ब्लॉक सिर्फ टूर एंड ट्रेवल्स का होगा, एक ब्लॉक दुनिया भर के जो देश हैं उनके कैंटीन बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा, कपड़े की दुकान होगी वगैरह वगैरह, और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर होगा, जहां पे लाइब्रेरी होगा, जहां पे दुनिया के लोग आके पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। क्या बताऊं मैं, विश्व स्तर पे काफी मतलब धरोहर जगह है अपना बोध गया। उस चीज के लिए मैंने पूरी प्रोजेक्ट तैयार करके मैं स्वयं 35 बार मुख्यमंत्री को आग्रह किया, फाइल पड़ी रही, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने ये नहीं होने दिया। मतलब अथक प्रयास आपका रहा। नीतीश मिश्रा मंत्री बन गए। मैंने कहा यार तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, तुम्हारे पिता और मेरे पिता दोनों का सपना था बोध गया को आगे बढ़ाना, तुम इसको भेज दो भारत सरकार को। अच्छा लड़का था, मुझे गर्व होता है जो उसने मुझे कहा है कि मैंने भेज दिया है भारत सरकार जी, दे देगा तो एक ऐतिहासिक चीज बनेगा। भाई कोई मेरा पर्सनल चीज तो है नहीं, हम तो बिहार के लिए चिंतित हैं। एग्रीकल्चर में भी मैंने जो किया शायद 20 से 30 वर्षों में किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नहीं किया। तो फिर जब क्या किया ये सवाल जब आप लाएंगे तो फिर किसी और मैं चाहूंगा कि वो एग्रीकल्चर वाली बातें भी आप रखें। एग्रीकल्चर को बिहार को मैंने सर्वप्रथम चाय उत्पादन में 5वां नंबर का स्थान दिलवाया, और बिहार टी के नाम से, बिहार टी, दुनिया को मैंने बताया कि बिहार भी चाय का उत्पादन कर सकता है, उत्पादक क्षेत्र है करता, और बिहार टी के नाम से हमने अप्रूवल कराया। मिलेट्स के लिए मैंने इतना मेहनत किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। पहली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाय के लिए मैंने खुलवाया किशनगंज में। खोलो, इस देश में सर्वप्रथम कृषि क्लिनिक का मैंने कंसेप्ट लाया। मैंने पूछा अधिकारियों से कि आदमी बीमार होता तो ब्लॉक में कहां जाता है जी? बोला साहब अस्पताल है, स्वास्थ्य विभाग। बोला अगर इंसान का जानवर बीमार होता तो कहां जाता है? बोला वेटनरी है। हमने कहा किसान का खेत बीमार होता है तो कहां जाता है? ये समझाओ, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मीटिंग में किसी अधिकारियों ने नहीं कहा। हमने कहा मेरा कमिटमेंट है नौकरी और रोजगार नेता का, हम नौकरी भी देंगे और रोजगार भी देंगे। पूरे एग्रीकल्चर कॉलेज में मैंने पूरे लेक्चरर प्रोफेसर को भरपाई किया कि भरो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हुआ वो, हमने कहा कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो नौकरी के लिए तड़प रहा है, हम उसको 5 से 10 लाख रुपया देंगे। कृषि विभाग का चाहे दवा हो, चाहे मेडिसिन हो, खाद हो, फर्टिलाइजर हो, सारी चीज की लाइसेंस उसको देंगे। प्रखंड में वो बैठेगा, और जब कोई किसान जाएगा उसके पास कि मेरे आलू के खेत में झुलसा लग गया, भैया कौन दवाई दे, वो बच्चा जो पढ़ के निकला है वो जाएगा, किसान से फीस लेगा, उसके खेत को देखेगा, वहीं पे मेडिसिन लिखेगा और कहेगा कि मेरी भी दवा की दुकान है, मेरे के यहां से ले लो। तो 100 रुपया का फीस हुआ, 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये की दवा भी की, तो एक दिन में 1000 रुपया तो उसकी कमाई हुई। यांत्रिकरण से हमने लैस किया। हमने कहा यांत्रिकरण भी दो। कोई किसान आएगा बोलेगा मुझे ये ट्रैक्टर चाहिए, हमको खेत जोतवाना है, ले जाओ इसी से जोतवाओ। किसान को भी यांत्रिकरण की सुविधा दो। मतलब उसी मेडिकल में आप ये यांत्रिकरण की सुविधा दो। अब आप समझ लीजिए कि भाई आपके पिताजी, मेरे पिताजी किसान है जी, खेत में जाएंगे और बोलेंगे, दवा के दुकान में जाएंगे, बोलेंगे हमने धान लगाया, बाल नहीं आ रहा है जी। दवाई दुकान बोलेगा ये दवा, चूंकि उसको तो बेचना है, बिल्कुल, तो एक दवा के बदले 25 दवा वो देगा जी। खाने के बाद आप मरेगा कौन जी? तबीयत खराब होगी, इंसान मरेगा। बिल्कुल। और जब जो एग्रीकल्चर से पास हुआ है वो सिर्फ तो डॉक्टर है, वो पेड़ पौधा अनाज सबका वो डॉक्टर है। बिल्कुल।
वो परफेक्ट इलाज करेगा कि इसमें कितनी मात्रा में देनी है, इंसान के जीवन भी बची। तो मैंने पहली बार कृषि क्लिनिक का कंसेप्ट लाया, उसमें विभाग वगैरह को अवार्ड भी मिला जी। तो बहुत सारी चीज है। फर्दर अभी क्या स्थिति है उन कृषि क्लिनिकों की? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री बता पाएंगे क्या आप लोगों के स्थिति है। नजरों में, सर्वे में कुछ मेरे नजरों में तो मान के चलिए कि नहीं है, मान के चलिए कि नहीं, बस पेपर पे है, पेपर पे है। पेपर पे है। चलिए, रिपोर्ट कार्ड की बात हुई। प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है अपना परिचय अपनी जुबानी से। तो कुमार सर्वजीत जी, पूर्व पर्यटन मंत्री, अभी आप रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे अपनी, पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान विधायक बोधगया के। कौन है कुमार सर्वजीत जी? कुमार सर्वजीत जी जो 3 बार लगातार, 2 बार लगातार और 1 बार के एक गैप पे विधायक बने बोधगया से। पूर्व में मंत्री, जब सरकार आई तो मंत्रालय भी मिला, लोकसभा के लिए भी तैयारी की आपने, चुनाव लड़ा भी, कुछ अंतराल से, कुछ वोटों के अंतराल से चुनाव जीत नहीं पाए। पिताजी का भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। तो थोड़ा संक्षिप्त और थोड़ा विस्तृत अगर हम आपके जीवन के विषय में जानना चाहें, कहाँ पैदा लिए आप, कहाँ जन्म हुआ आपका, कैसे एजुकेशन प्राप्त हुई और आगे आज तक आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसा संघर्ष रहा, और आपके पिताजी के साथ भी कुछ इंसिडेंट्स जुड़ा हुआ है, तो उन सारी चीजों पे थोड़ी विस्तृत अगर हम जानकारी लेना चाहें तो शुरुआत से अगर बताएं। जन्म जो है मेरा गया जिला के अतरी विधानसभा में एक दलितों का गांव है जी। उस गांव का नाम है चहल। चहल जी। पहाड़ी के नीचे नदी, पैमार नदी के किनारे वह गांव है और काफी पिछड़ा गांव है जी। उसी गांव में हमारा जन्म हुआ जी। माँ मेरी एक किसान की बेटी थी जी। बहुत ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव घरेलू महिला थी जी। हमारे पिताजी जयप्रकाश आंदोलन में शामिल हुए, कर्पूरी जी के साथ रहे, एमएलए बने, लेकिन राजेश कुमार नाम था हमारे पिता का, एमएलए बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बोधगया से ही, गया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोधगया से एमएलए जी। हम लोगों का जो भरण पोषण जो हुआ हमारा, उसमें जो बचपन जो हमारा गुजरा, बोधगया में एक आश्रम था जहाँ पे मुसहर के बच्चे पढ़ा करते थे, उसी में मैं पढ़ा करता था। दिनचर्या था हमारा सुबह 4 बजे भोर में उठना, खेतों में काम करना, 5 बजे प्रार्थना होती थी, प्रार्थना के बाद 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई होती थी, और नाश्ता में हम लोगों का उस समय था हरा फूला हुआ चना और मीठा जी, और दलिया जी, जिसको मकई और गेहूं का दलिया बोलते हैं। फिर बाद में जब मेरे पिताजी थोड़ा सक्षम हुए, चूंकि अनाथालय था वो, गरीब के बच्चे वहां रहते थे, वहीं मैं भी पढ़ा करता था जी। जहाँ से हमारी बहन जो है ज्योति मांझी विधायक है जी, वो भी मेरे साथ ही पढ़ा करती थी उसी संस्था में जी। तो बाद में जब मेरे पिताजी एमएलए बन गए, थोड़े सक्षम हो गए, फिर मुझे पटना के एक स्कूल, ये कब की बात है वो एमएलए बने? 77 की है। 77 की, मतलब 77 के बाद आप लोग 85 के बाद मैं पटना आया। उसके पहले मैं उसी एक अनाथालय में रह के पढ़ा करता था। तो पटना में आने के बाद 85 के बाद मैं पटना आ गया जी। यहीं से स्कूलिंग हुई पटना में एक बोरिंग कैनाल रोड में न्यू सन जेवियर्स करके एक स्कूल हुआ करता था जी। संत एमजी हाई स्कूल, वहीं से फिर मैट्रिक भी हमने किया जी। गया कॉलेज से हमने +2 मतलब कि आईएससी पढ़ा। फिर हमारा जो है बीआईटी मेसरा रांची में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, वहीं से पढ़े। 96 से 2005 के जनवरी तक हमने नौकरियां किया जी। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब में आ गए, और बहुत बड़ा जॉब तो नहीं था, वो स्टार्टिंग में जो भटकाव होता है ना जी, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी, एक्सपीरियंस या स्ट्रगल कर सकते हो उसको। स्ट्रगल का दौर था, काम कर रहे थे,
और रांची में रहते थे और हमारे मित्र थे। बैचमेट मेरा बचपन का था हेमंत सोरेन जी मेरे साथ, जो अभी मुख्यमंत्री जी है। जी तो एलकेजी से मेरे साथ पढ़ा वो। जी और तो उसकी एक छत्र छाया में मैं, मतलब उसके घर में ही रह के मैं नौकरी से आया जाया करता था। हेमंत सोरेन जी के यहाँ। मोराबादी में उसका घर था, फ्लैट था, उसी में मैं रहता था। जी 2005 में संजोग से नक्सलियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी। और उस समय आप उस वक्त कहाँ थे, मतलब जब ये घटना मैं उस समय जॉब में ही था। जी, जब मतलब आप पता रांची में ही थे? रांची में थे। जब पता चला कि इस तरह की घटना हुई, आए। परिवारों को बहुत दबाव था पिताजी के देहांत के बाद कि तुमको राजनीति में नहीं जाना है। तो उस टाइम वो मतलब एमएलए थे, एमपी थे, मतलब किस? इलेक्शन के दरमियान हुआ। इलेक्शन के दरमियान हुआ। इमामगंज, वहां से इमामगंज है, वहीं से उदय नारायण चौधरी जो है एमएलए हुआ करते थे। और उस वक्त वो बिहार सरकार में स्पीकर थे। परेश सक्सेना वहां पे एसपी थे। सुनील कुमार डीआईजी थे। उस समय डायरेक्ट एलिगेशन परेश सक्सेना ने लगाया था कि उदय नारायण चौधरी ने हत्या कराया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री से काफी प्रयास किया कि स्पीकर से पूछताछ करने की हमको जो है आदेश चाहिए जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं माना, आदेश नहीं दिया। बाद में एक जगह मुलाकात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। जी, ये कौन से, मतलब वो ईयर? ये 2005 की 2005 की बात है, मतलब उस टाइम में विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था। हाँ, विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था। और 22 जनवरी 2005 को ही इमामगंज में इनकी हत्या हुई थी। जी। तो नेम्ड एक्यूज थे, बिहार के स्पीकर थे जी, उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज हुआ था। जी, उदय नारायण चौधरी उसी पे दर्ज हुआ था। और काफी प्रयास हुआ। मैं पी चिदम्बरम से मिला, मनमोहन सिंह से मिला। कई लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि दलित का एक बहुत बड़ा लीडर है। थे राजेश कुमार, रामविलास जी ने भी बहुत मदद किया लोगों को, लेकिन मुख्यमंत्री एक नहीं सुने। बाद में जब मुख्यमंत्री जी को अपने गलती का एहसास हुआ, एक मुलाकात में इन्होंने कहा कि सर्वजीत जी, मुझे जीवन भर मलाल रहेगा कि मैंने आपको न्याय नहीं दिया। चूंकि मुख्यमंत्री थे, मैं बहुत तो नहीं बोल सकता था, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा कि आपने अपनी गलती को एहसास कर लिया अपने बेटे के सामने, यही मेरे लिए न्याय है। तो यही है हमारा। तो वो एफआईआर वगैरह जो हुआ उसका क्या फिर? चलता रहा बहुत। हम हाई कोर्ट गए, बहुत जगह गए। हाई कोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने रिटेन आदेश जारी किया कि स्पेशल इसका कोर्ट होगा, स्पेशल इसके अधिकारी होंगे, अलग से जांच करेंगे। उस समय तुरंत परेश सक्सेना को गया से हटाया गया और न्यायालय की बात भी नहीं मानी गई। तो ये पीड़ा कभी, आप जब मेरा विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे तो कई बार मैंने कहा कि राजू सिंह की हत्या हो गई तो सीबीआई की जांच हो गई। एक फिल्म एक्टर था, उसकी हत्या हो गई, सीबीआई की जांच हो गई। एक दलित का बेटा मारा गया, गया के एसपी ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि इसने ही हत्या कराया है। नक्सली कई पकड़ाए इन लोगों ने, बजाबते स्टेटमेंट दिया, आज भी वो दर्ज है। तो न्याय नहीं मिला, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब मलाल इस बात का रहता है, न्याय नहीं मिला तो एक बेटे को तो आजीवन रहेगा। तो कभी ऐसा लगता है, मतलब फ्यूचर में कभी आप उसके लिए कुछ और कार्रवाई या कुछ एक्शन करेंगे? देखिए, इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे जी। मैं एक बात जानता हूं कि जो व्यक्ति दलित परिवार में जन्म लिया है जी, शायद बहुत न्याय की आशा नहीं रखना चाहिए। मतलब ये इसको राजनीति से नहीं जोड़िएगा जी, इसको अनुभव से जोड़िएगा। मेरे पास जो अनुभव है, मैं इस बात को मान लिया कि अगर आप दलित परिवार में जन्मे हो तो न्याय की आशा मत रखना, ईश्वर पे भरोसा रखना। मतलब ये भारत के सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए आप ये बात बोल रहे हैं? पूरी बिल्कुल।
बिल्कुल। बिहार और भारत के सामाजिक पूरे परिदृश्य को देश देखते का, हुए पूरे देश का मैं कह ये रहा समझ हूं में आता है कि अगर आप दलित परिवार से हैं और तो न्याय की आशा नहीं रखनी चाहिए, न्याय की आशा नहीं, ईश्वर पे आशा रख सकते तो हैं। क्या लगता है आपको, ये कभी बदलेगा हमारे देश में या राज्य में? मुझे तो नहीं लगता है। जिस देश में धर्म की गाना गाया जाता हो, मुझे नहीं लगता वहां पे कोई न्याय की आशा रखना चाहिए। धर्म एक आस्था है जी, न्याय कानून है। जी बिल्कुल। धर्म पे सिर्फ आस्था रखिए और न्याय पे भरोसा रखिए। जहां पे न्याय बिकता हो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि न्याय का बहुत आशा रखना चाहिए। हम लोगों ने ईश्वर पे भरोसा रखा। ईश्वर से मैंने कामना किया था कि अगर मेरे पिता के साथ घटना घटी और हम निर्दोष है तो घटना करने वाले लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। आज जो लोग भी शामिल थे, कोई व्यक्ति जो है अब जीवित नहीं है, तो इसी बात का मुझे संतोष करना पड़ा। मतलब यहाँ से अपने आप को मनाते हैं, संतोष करते हैं इन बातों से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दुखद घटना रही और काफी मतलब आपकी जो कुंठा है वो भी विचारणीय है। जो भी देख रहे हैं बड़े लोग भी, अगर जो भी देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इन बातों को और जो इनकी कुंठा को समझ पाएंगे, ये प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। ये इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर एक मंत्री, एक विधायक ऐसी कुंठा के साथ जी रहा है तो समाज कहाँ जा रहा है? ये प्रश्न आपके लिए भी है। कुमार सर्वजीत जी, आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, आपके पिताजी का हत्या हो गया, रांची में थे, आपको पता चला, परिवार से प्रेशर था कि पॉलिटिक्स में नहीं आना है, फिर एक इंजीनियर राजनीति में कैसे? बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। मेरी बहन ने कहा कि एक भाई हो, तुमको राजनीति में नहीं जाना है। जी। आप पहले तो ये बहन आपने चर्चा किया, तो कितने भाई बहन आप? 2 बहन हैं और 1 भाई है। मतलब आप भाई में अकेले हैं? भाई में अकेले हैं। जी। बहन ने कहा कि नहीं जाना चाहिए तुमको। मेरे पिताजी भी इसके काफी विरोध में थे। जी। मेरे पिताजी ने कभी मुझे राजनीति के सामने मतलब आने नहीं दिया। वो बड़ा नफरत करते थे हम लोगों से कि राजनीति में नहीं आना है, नौकरी करो, अच्छा से जियो, अच्छे से रहो। क्यों मना, क्यों? मतलब राजनीति उस समय की जो सिचुएशन थी, जी, बस ये समझ लीजिए कि जो दौर था, मतलब पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं आना देना चाहते थे लोग। नक्सलवाद परिवार का ये था। तो वह उनका था कि एक ही बेटा है, चारों तरफ से नक्सलवाद का समस्या चल रहा है, नहीं आना, यही था जी। और ये नहीं था कि तुमको सेवा नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये था। तो 5 में उनकी मृत्यु हुई और मैं नौकरी उस समय तक छोड़ चुका था। जी। तो पिताजी के जो अगुवाई थे, मतलब उनके जो चाहने वाले लोग थे, उनको बड़ा प्रेशर आने लगा मेरे ऊपर। और मोहब्बत ऐसी थी लोगों का, जो आज भी वो लोग खड़े हैं जो जीवित हैं। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति मेरे पिता पे आस्था रखता था, आज वो व्यक्ति अनाथ हो गया है। वो कह रहा है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, हम लोगों ने जीवन बिता दिया तुम्हारे पिता के साथ। फिर मैंने अपनी बात घर में रखा और बहन को रखा, माँ को रखा, वाइफ को रखा, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे से तो हाँ नहीं कहा। फिर मैंने शुरुआत किया इसकी, 5 से लेके 9 तक संघर्ष किया। 5 में आपको याद होगा फिर से चुनाव 6 में हुआ था जी। 6 में मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, मेरे परिवारों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया जी कि नहीं लड़ने देंगे। जी। संजोग से बाई इलेक्शन हो गया बोधगया में। जी। बाई इलेक्शन हो गया तो मैंने फिर परिवारों से आग्रह किया कि लड़ने दो। जी। लड़े और 2009 में चुनाव जीते। 1 साल का ही था, 10 में चुनाव होना था। जी जी जी। उसके बाद 10 में परिसीमन बदल गया। जी। परिसीमन बदल गया तो मुझे नया बिल्कुल जगह मिल गया जो मैं किसी को जानता नहीं था।
तो मेरी हार हो गई करीब 8-10 हजार से। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैं फिर संघर्ष करता रहा। 15 में जीते, 20 में जीते। पार्टी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तेजस्वी जी ने। मैं आभार प्रकट करता हूं तेजस्वी जी के ऊपर कि उन्होंने मेरे साथ खड़ा होकर के मेरे लिए इतना आशीर्वाद दिया है। जी। तेजस्वी जी ने मुझे कहा कि लोकसभा आपको लड़ना चाहिए, आपकी छवि बहुत अच्छी है, जीत और हार से नहीं घबराना चाहिए। ये लोकतंत्र की यही परिभाषा है, जीतना और हारना, लेकिन लड़िए। जी। लोग ये जाने कि अच्छे आदमी भी लड़ सकते हैं इलेक्शन, लड़े। आपने बताया आप मतलब जॉब कर रहे थे, बाद में आपने जब आप राजनीति में एंट्री की तो आपने अपनी पत्नी की चर्चा की कि चर्चा घर में फैमिली वालों की चर्चा की। तो शादी का क्या कब हुआ? मतलब शादी पिता के देहांत के जस्ट 4 महीने पहले हुई थी। जी। 31 मई 2004 को शादी हुआ था और 4-5 महीने ही बीते थे तो घटना घट गई। और वाइफ तो एमए पास है, जी। बट वो है तो हाउस वाइफ ही। जी। छोटा परिवार है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं। तो इन लोग जो है, वाइफ घर को देखती है, मैं जनता की सेवा करता हूँ। जी। और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे अभी सब पढ़ रहे हैं। जी। आपके पिताजी के सहयोगियों ने या फिर यूं कह लूं कि कार्यकर्ताओं के बुलावे पे, कार्यकर्ताओं के आह्वान पे आपने राजनीति में एंट्री मारी। उस टाइम राजनीति में आने के पीछे का मतलब मकसद क्या था? किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस विजन से आप राजनीति में आए? मेरा बस एक ही सपना था कि पिता के अधूरे सपनों को पूरा करूं। जी। और जो मुझे एक बात की मलाल होती थी कि अगर मेरे ऐसा लोग ये कहेगा कि राजनीति में नहीं जाना मुझे, फिर उन गरीबों का क्या होगा जिनकी आवाज आपके पिताजी थे? बिल्कुल जी। तो कोशिश किया मैंने अपने आप को संभालने का, और मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के लिए, परिवार के लिए जीता है। जी। कुछ व्यक्ति को अपनी जीवन जो है दूसरे लोगों के लिए भी समर्पित करना चाहिए। और बहुत अपने आप को समझाया, अपने आप में बदलाव लाया, फिर सेवा की भावना से हम राजनीति में आए। और मुझे गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि मेरी सफर अब 20 साल करीबन हो गई राजनीति का। ईश्वर को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि कभी मेरे कलम से और मेरे जुबान से कोई गलत नहीं हुआ है। तो इसको एक तरह से राजनीति जीवन का सफल जीवन मानना चाहिए। जी। प्रश्न वही है मेरा, आपने बोला कि सफल जीवन मानना चाहिए, तो आप जिस मकसद से आए, मतलब पिताजी के अधूरे कार्यों को पूरा करना, आपको मौका मिला, 3 बार आप विधायक बने, कितना पूरा कर पाए उन मकसद में? अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपकी कितना अचीवमेंट, मतलब सफलता? देखिए, अभी तो मैं विधानसभा तक ही सीमित रहा। जी। मंत्री बने तो बहुत कम समय के लिए बने, और जो भी बन सका मैंने, तो कृषि विभाग में जो मैंने किया ऐतिहासिक फैसला, उसका एक अंश ही मैंने आपको वर्णन किया। जी। बहुत सारी चीजें मैंने अपने कंस्टिट्यूएंसी में हर एक गांव को सड़क से जोड़ दिया। पानी की समस्या थी, मैंने करीब 150 के आसपास, मैं समझता हूं पूरे बिहार में मेरा एक ऐसा विधानसभा है जहां 150 से ऊपर नहर आहर पोखर की सफाई हो रही है। जी। तो मुझे गर्व होता है कि बगल के विधानसभा में 10 हो रहा है, मेरे के यहाँ 150 हो रहा है। इस प्रश्न निश्चित तौर पे जो इस प्रश्न पे भी आपके प्रतिद्वंदी का जवाब है मेरे पास। जी। उन्होंने कहा कि ये नहर आहर पोखर सफाई हो रही है, उड़ाही हो रही है, दिख रहा है, कार्य जो दिख रहा है, ये तो मतलब उनके कार्य नहीं है, ये कहीं और से कार्य हो रहे हैं जिनको वो अपना नाम बता सकते हैं कि हाँ, या क्रेडिट ले रहे होंगे। मुझे इस बात का दुख है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोलता हो। सरकार जिसकी होती है काम वही करता है। जी। सरकार जिसकी है वही मैंने उनकी बातें रखी है आपके सामने। सरकार जो होता है काम तो उसका होता है। जी। सरकार से कराने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? क्षेत्रीय विधायक। जी। क्षेत्रीय विधायक। जी।
उस व्यक्ति को यह चीज नहीं मालूम है, उस समय वह व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं था जब माननीय मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली लाया था। जरूर कभी मौका मिले तो पूछना जी। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी एमएलए को कहा कि आप अपने क्षेत्र का एक एक नहर आहर पोखर को सफाई कराने का दो जी। उस समय मैं जो दिया था उनको 26 पेज का लेटर, अभी है मेरे पास जी, 26 पेज का पत्र दिया जी। और लंबा संघर्ष करता रहा मैं उसके पीछे लग के। आज जो कार्य दिख रहे हैं, आज जो दिख रहे हैं, जब 26 पेज का जमा हुआ उसके बाद मैंने विभाग को कभी 5 लिखा, कभी 10 लिखा, कभी 25 लिखा, कभी 30 लिखा। जयंत राज इसके मिनिस्टर बने जी। जो मैं बगल में रहता था उसके बगल में जयंत राज थे जी। 6 नंबर हमारा था और शायद 7 नंबर जयंत राज का था, वो मिनिस्टर था इसका जी। मैं जयंत राज के घर पे मुलाकात किया। मैंने कहा यार ये नक्सल इलाका है और सूखा इलाका, इसको करो। जयंत ने करीब मुझे लगता है 25-26 नहर आहर का अनुमति दिया। मल साहब फिर संतोष जी बन गए इसके मंत्री और मल साहब इसके बन गए प्रधान सचिव जी। मल साहब को मैंने कहा कि यार साहब आप मेरे भी प्रधान सचिव रहे हैं, तो एक काम ये कर दो। बोला कि विधायक जी मैं एक बात कहूं आपको। बोला मगध प्रमंडल में आप एक ऐसा एमएलए हो जिन्होंने पूरे योजना का नक्शा मुझे दे रखा है। समझिएगा बात को जी जी। मतलब विस्तृत डीपली बिल्कुल आपने एक एक नहर आखर आहर पोखर का मैंने उनको, बिहार सरकार का जो नक्शा होता मैंने मैंने उनको व्यवस्था करा दिया था विभाग को जी। आप देखेंगे नक्शे के अभाव में गया जिला के हर विधानसभा में 15 से 20 जी, खुद उनके सास के विधानसभा में 8 से 10, खुद उनकी पत्नी के विधानसभा में 20 और सर्वजीत के विधानसभा में 80। क्यों? बिल्कुल इसलिए कि आपकी वाइफ जो है अपने विधानसभा का नक्शा नहीं मुहैया कराया। और मैं संतोष मांझी का इसमें कोई रोल नहीं है। संतोष मांझी के प्रधान सचिव थे मल साहब, टोटल अप्रूवल मैंने मल साहब से करा लिया था। अब चूंकि वो मंत्री हैं वो तो कहेंगे कि मैंने किया। कोई भी व्यक्ति विभाग का मंत्री होता है वो सही है कि वो कहेगा कि मैंने किया, लेकिन क्षेत्रीय एमएलए कितना इंटरेस्ट रखता है बिल्कुल उनकी उसके इच्छा पे डेवलपमेंट के काम डिपेंड करता है। बिल्कुल आप कैसे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का काम करा सकते हो ये तय करता है कौन? विधायक, एमएलए। भाई उनकी समधिनी एमएलए है, उनकी सास एमएलए है, मैं कहना नहीं चाहिए था। 12 चट्टी के विधानसभा में एक ऐसा कोई गांव नहीं बता दो जहां सड़क है, एक ऐसा कोई नदी बता दो जहां ब्रिज है। सरकार में कौन है? आप हो। क्यों नहीं बना? प्रश्न उठा रहे। मेरे विधानसभा में कोई नदी ही नहीं बची जहां पे ब्रिज ना बना हो। जरूरत ही नहीं है ब्रिज का मुझे। ये किसका मेहनत रंग लाया? बिल्कुल स्थानीय विधायक का इंपॉर्टेंट रोल है, उनके बिना तो वो पॉसिबल है ही नहीं होगा जी। कुछ लोग जो हैं जीते हैं इसी ख्याल को लेके कि मंत्री हम हैं तो लोग तो जानेगा कि मंत्री जी ने किया। तो जब मेरे विधानसभा में इतना मेहरबान क्यों है मंत्री जी? अपनी सासू मां के विधानसभा में मेहरबानी क्यों नहीं दिखाते? अपनी पत्नी के विधानसभा में क्यों नहीं दिखाते? जीतन राम मांझी जी 1977 से एमएलए रहे कांग्रेस से। लालू जी के वह 15 वर्ष राज में लगातार मंत्री रहे। जरा एक उपलब्धि बता दो गया के लिए। चीफ मिनिस्टर रहे। प्रश्न हमारे उनके पास भी आने वाले। एक उपलब्धि बता दो क्या किया।
हमने तो 17 महीने की उपलब्धि बता दिया, 400 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया। चलिए, बहुत सारी उपलब्धियां आपने बताई, बहुत सारे जो विजन या मिशन जो आप लेकर के चले थे उसमें सफलता भी आपने हासिल की। 3 बार आप विधायक रहे, 2 बार बैक टू बैक रहे, सरकार में भी आए, मंत्री भी बने। इन पूरे कार्यकाल के, आपके पूरे जीवन के, राजनीतिक जीवन के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात की जाए, जो आपको लगता है, वैसे तो आपने पहले बताया कि मतलब टचेबल होता है वो, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण कार्य जो आपको लगता है कि ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ ये मेरे कार्यकाल में हुआ, वो एक कार्य क्या रहा? ऐसे कार्य तो होते रहता है जी जिनको जहां मौका मिलता है, अगर सेवा की भावना से आप हो तो काम करोगे। जी मुझे सबसे ज्यादा माने सुख कब मिलता है, जी जब मैं किसी गरीब को यहां से दिल्ली तक इलाज करा देता हूं। जी इससे बड़ा खुशी और जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और कई ऐसे घटना है जो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को जी पटना से दिल्ली तक अपने खर्च पे, अपने बलबूते पे एयर एम्बुलेंस ले जा करके और उनको दिल्ली पहुंचा के उनके जीवन को बचाया भी है। जी और कुछ लोग नहीं भी बच पाए हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही है जब आप स्वास्थ्य सेवाओं में कि मैं किसी गरीब को मदद करता हूं। स्वास्थ्य सेवाओं में सड़कें, बिजली, नहर, आहार, पोखर, डेवलपमेंट, आज के दौर में जिसकी भी सरकार बनेगी उसको करना है बराबर। और कोई अच्छा करेगा, कोई थोड़ा ज्यादा करेगा, कोई कम थोड़ा करेगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि भाई हमारा भाई है संतोष, छोटा है जी सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों को राजनीति में संरक्षण प्राप्त होता है, परिवारों का। जैसे हमारे के यहाँ से संतोष दे है, अपने पिता का अंगुली पकड़ के राजनीति सीखा है। सेवा तो नहीं किया होगा, जैसा राजनीति सीखा जरूर। जी अपने पिता ने देखेंगे एक पिता बच्चों को कैसे सेव करके रखा। हम लोगों ने संघर्ष से आया। जी हमारे पिता ने कभी राजनीति में तो साथ दिया नहीं, जब मैं आया तो वो चले गए। अपने बलबूते ईमानदारी से मेहनत करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। फर्क दोनों में यही हो सकता है, जिस व्यक्ति को विरासत में मिला हो वह व्यक्ति के मन में मलाल सेवा का थोड़ा कम होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से आता है उसमें सेवा की भावना ज्यादा होती है। सेवा की मैं यही कहूंगा। 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, कार्यकाल समाप्त होने वाला है वर्तमान सरकार का। इसी 5 वर्षों के कार्यकाल में आप लोगों को भी सरकार चलाने का मौका मिला। मतलब राष्ट्रीय जनता दल की बात मैं कर रहा हूँ, आप प्रधान महासचिव भी हैं। और इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने मतलब आपके साथ भी और आपके अपोजिशन मतलब दोनों ही साथ सरकार चली। पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल पे प्रकाश डालने की बात हो आपके नजरिए से तो कैसा रहा? आपका भी अभी चल रहा है या उनका भी? मुख्यमंत्री तो एक ही रहे वर्तमान। देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट ये प्रश्न है। हम इसको 2 नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए 2 नजरिया। पहला ये है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का अधिकार। जी। और जब लोकतंत्र कमजोर होती है तो ब्यूरोक्रेसी हावी होता है। हमारा जो अनुभव है इस 5 वर्षों का कि लोकतंत्र कमजोर हो गया, अफसरशाही छा गया। किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो मुझे लगता है कि बड़ी विडंबना होगी किसी राज्य और देश के लिए। लोकतंत्र कमजोर नहीं होना चाहिए। और जब लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो अधिकारी डर से काम करते हैं। जी। अभी उल्टा है, अभी नेता डरते हैं पदाधिकारियों से। लोकतंत्र कमजोर हुआ है। जी। जनता का काम तभी संभव होगा जब लोकतंत्र मजबूत हो। पूरे बिहार का आप सर्वे कर लीजिए, अगर 90% एमएलए डेटा खंगालिए कि भाई तुम अभी 1 साल में कितने बार जिला के एसपी से मिले, जी, शून्य होगा। मतलब पदाधिकारियों का राज चल रहा है, शून्य होगा वो। जी। कोई मिलना नहीं चाहता।
कानून का हवाला दे। कानून का हवाला, कानून तो हम नहीं बनाया है ना, उसी कानून में अच्छे बुरे सब कुछ काम हो रहे हैं। मैं उनके मनोबल पे ये नहीं कर रहा हूं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जब कानून बनता है तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अधिकारियों के मन में डर होना चाहिए। जो जनता से चुन के आता है वो व्यक्ति अच्छा ही पैरवी करेगा कि भाई ये निर्दोष है। ये थोड़ी समस्या है काफी, और ये समस्या जो है वो गहराई तक जा रही, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ा है। बीडीओ के मन में डर नहीं, सीओ के मन में डर नहीं, थाना के मन में डर नहीं। जब डर खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र तो कमजोर हो गया जी। ये नीतीश कुमार के सरकार में काफी हुआ। और भ्रष्टाचार की जो है कल्पना भी मत करिएगा, मैंने इतनी करप्शन शायद कभी किसी के राज में नहीं रहा, निचले स्तर तक। निचले स्तर तक जी। आपकी भी सरकार रही इसी 5 वर्षों में, उन कार्यकाल को, उस समय अंतराल को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि एक ही विभाग ले लें अभी आप जी। कृषि को अभी ले लो और मेरे रीजन का ले लो, दोनों को आप तौल लो और आप देख लीजिए कि कब अच्छा हो रहा था। ब्यूरोक्रेसी पे आपने बात की, तो उस टाइम के ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या नजरिया है, या क्या कैसा चल रहा था? जब अनुभव प्राप्त हुआ तभी मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ जी। जब अनुभव नहीं होता तो मैं कैसे आपको बताऊंगा? अनुभव था मुझे, कैसे काम होता है, कैसे काम को मतलब उस वक्त भी आप लोग फेस कर रहे थे इन सारी बिल्कुल। अगर फेस नहीं करते जी। तो सुधाकर सिंह मंत्री पद से तलाक क्यों दे देता जी। उसका एक एग्जाम्पल है ना जी बिल्कुल जाता है। प्रश्न ये भी है कि कंटिन्यू बैक टू बैक 3-4 कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का ये चल रहा है, पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कुछ नजरियों में अच्छा है और कुछ नजरियों में बुरा है। एग्जाम्पल, उदाहरण से अगर समझाए, अच्छा और बुरा। उन्होंने कनेक्टिविटी दिया जी, मतलब सड़कें बनी है इसका आप, लेकिन बिहार के 90% युवा गलत रास्ते को पकड़ लिया। कौन से रास्ते वो? जैसे बेरोजगारी, शराब, अफीम, गांजा। अपने ये रीजन में बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं ला सके। जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी का कंधा से कंधा मिलाता हो, वो व्यक्ति गुजरात को जो है चर्चा बिहार में नहीं करता है। चर्चा इन द सेंस की इंडस्ट्री जो गुजरात में लगी वो बिहार में क्यों नहीं लग पाया? जैसे मैंने कहा कि मैंने सड़क बनवाया, स्कूल नहीं दिया, ये हमारा माइनस पॉइंट है। जी। आप आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव आप हैं राष्ट्रीय जनता दल से, 2 बार 3 बार के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उन्हीं मतलब राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल से पहले के कार्यकाल की अगर बात की जाए या पुराने सरकार की बात की जाए, तो आपकी सरकार थी, उन्हीं सरकार के विरोध में ये सरकार आई, तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बाकी लोग तो जंगल राज की चर्चा करते हैं, आपके नजरियों में 2 चीज है इसमें। कांग्रेस की राज थी जी, उस समय भी विपक्षी रहे होंगे जी, जब कोई गलतियां हुई होंगी तभी लालू जी ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। जी, जो स्थितियां थी उस समय की, उस समय था कि गरीबों को कैसे जगाया जाए। बाबा साहब ने कहा था कि यह देश तभी खुशहाल होगा जब हर एक व्यक्ति एक दूसरे के बराबर खड़ा रहेगा, सुख में भी और दुख में भी। वो हो नहीं पा रहा था। लालू जी ने एक विचारधारा की लड़ाई शुरू की, वो दौर कुछ और था। गरीबों ने ब्लॉक जाना सीखा, थाना जाना सीखा, बेगा बहुत सारी। राजनीति जीवन एक साइकिल है ना, ये जैसे पृथ्वी नाचते रहती है। लालू जी का दौर था कि गरीबों को जगाना है। गरीब जाग गए, थाना पे बैठने लगे, एक दूसरे के बराबरी, छुआछूत को समाप्त की गई। ऊंची जाति के लोग और छोटे जाति के लोग सब एक साथ बैठने लगे। फिर जरूरत आ पड़ी डेवलपमेंट का।
नीतीश जी की उत्पत्ति हुई। लालू जी ने जो है जब शुरू किया कि एक दूसरे लोग बराबर एक साथ खड़े हैं, बैठ रहे हैं, तो सेकंड पार्ट हुआ डेवलपमेंट का कि अब डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो उसमें नीतीश कुमार जी को क्रेडिट मिला और ये उन्होंने क्रेडिट मिला। जब तेजस्वी जी की शुरुआत हुई जी तो पूरे देश को एक उन्होंने आईना दिया। जी युवाओं की बात की, नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, डेवलपमेंट का हो, गरीब और अमीर एक साथ बैठने लगे, ये लालू जी की देन थी। सड़कें बनी, ये नीतीश जी की देन थी। युवाओं को अब हर राज्य नौकरी देगा, जी ये मजबूरी कहिए चाहे जो कहिए, तेजस्वी जी की देन है। ये साइकिल है, ये चलता रहेगा। हम आज एमएलए हैं, हम नहीं रहेंगे, कोई और आएगा, कोई और काम करेगा, ये चलता रहेगा। जी ये जंगल बहादुरी इस बात की थी जी कि नीतीश जी क्राइम को कम कर देते। दावे के साथ मैं कहता हूं कि जिस गरीबी को लालू जी ने देखा और झेला, आज भी वही गरीब उसी हालात में गांव में रह रहा है। इस बात को मानना पड़ेगा। जी अधिकारी टेबल पे बैठ के रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन आज भी वह व्यक्ति, ऐसे उदाहरण देता हूं मैं, जी जितना मांझी केंद्रीय मंत्री है, जी एक ऐसा कोई गांव वो बता दें जिसको उन्होंने अपने जाति का कोई एक गांव गया जिला में जिसको उन्होंने समारा हो। एक तो कोई गांव होना चाहिए। जैसे मैंने गर्व से कहा कि मोदी जी की सरकार आई थी तो 5-5 गांवों को गोद लेने की बकरौर था हमारे के यहाँ। जी बकरौर में हरि मांझी जी सांसद थे, मैंने गया जिला के, और जब मैं एमएलए बना बकरौर गया, हमने कहा कि तो इसमें एक ईंटा भी नहीं लगा। पूरे गांव का नल्ली हमने बनाया, पीसीसी हमने बनाया, सामुदायिक भवन हमने दिया, बिजली हमने दिया, ग्रिड हमने दिया, पानी हमने दिया, सारा चीज हमने किया। कहने का मतलब है जैसे मेरे पिताजी थे, पूरे गया जिला में जितना डीलर है ना, दलित परिवार हो, अमीर परिवार हो, सब मेरे पिताजी की देन है। आज भी लोग बोलते हैं, हम सवाल पूछते हैं, ढूंढते रहते हैं कि मांझी जी कोई तो एक ऐसा गांव होगा किसी परिवार में, आपके समाज में, जिसको आपने कभी अपने राजनीतिक जीवन में कल्याण किया होगा, कभी अपने सहयोग से चपरासी की नौकरी लगा दिया होगा, कुछ तो किया होगा ना। चलिए, मांझी जी से सवाल है आपका, कुछ तो किया होगा, जवाब देंगे वो, सुनेंगे तो। जंगल राज जैसे शब्द को कैसे आप लोग फिर, मतलब ये जो शब्द दिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डिफरेंट मैं इसको ये कहता हूं कि अभी भी देश की जो हालात है, 75 साल 80 साल हो गए, जो हालात है अभी देश में, जब जब कोई गरीबों की बात करेगा उसको जंगल राज की उपाधि दी जाएगी। ये आप लिख लीजिए। हम भी, ईश्वर ने चाहा तो धरती पे है, आप भी हो, ईश्वर दोनों सभी लोगों का लंबी आयु दे, लेकिन इतिहास गवाह है। मतलब उस वक्त के काल को आप जंगल राज जैसे चीजों से, मतलब ये उस समय के काल, मैं राज को गरीबी को राज बोलता हूँ, गरीबों का राज। लालू यादव गरीबों की बात किया, शिबू सोरेन आदिवासियों की बात किया, मुलायम सिंह यादव गरीबों की बात किया। तो जितने राज्य हैं पूरे देश में, जब जब कोई गरीब पिछड़ा बागडोर संभाला, उसको जंगल राज ने कहा। जगन्नाथ मिश्रा जी थे। कांग्रेस के समय में क्राइम नहीं होता था, बिल्कुल। कांग्रेस के रीजन में बाहुबली नहीं थे क्या? उस समय अमीरों का राज कहा जाता था। क्यों? मतलब ये प्रश्न तो समाज से बिल्कुल आपका है कि मतलब जब उस टाइम में घटना घटी तो उसको जंगल राज ना कह के कुछ और कहा आपने, और जब इस क्रम में घटना घटी तो उसे जंगल राज आप कह रहे हैं। ये आपका बेसिक जो कहना है। लेकिन अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है, चुनाव में के मुहाने पे राज्य खड़ी है, इलेक्शन आने वाला है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, बिहार के लेवल पे मैं बात करूं तो बिहार में किन मुद्दों पे चुनाव आप लोग लड़ने जा रहे हैं?
मतलब अपोजिशन का मुद्दा क्या है, जबकि आपके नेता बेरोजगारी, प्रतिपक्ष, वही मैं बोल रहा था कि नेता प्रतिपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, पलायन युवाओं को रोजगार, पलायन, और मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य, ये भी आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, जी आज जिस हालात में मुख्यमंत्री हैं, जी उस हालात में अगर कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, तो यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाके उनको गद्दी से उतार दिए होते। मतलब मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी का, ये जनता को तय करने दीजिए। आप लोग अपोजिशन में हैं और इसको मुद्दा, जैसे मुझे लगता है कि नेता जनता प्रतिपक्ष सब माननीय देखती तेजस्वी है। यादव जी बार बार हर बयान मुझे में- लगता है कि जनता सब देखती है, उनको तय करने दीजिए कि कोई बुजुर्ग आदमी अब युवाओं के लिए कुछ कर पाएगा कि नहीं, सक्षम है कि नहीं। वो तो बोलते हैं कि 15 साल में गाड़ी बदल जाती है, 20 साल की सरकार है, बदल देनी चाहिए। अच्छी बात कहा, क्या गलत कहा? गाड़ी को आप कह रहे हो कि 15 साल में हटाओ सड़क से, जी सरकार 17 साल से चल रही है, तो जनता को तो हटा ही देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के आप लोग की तो करीबियां भी रही है, नजदीक से भी आप हम तो जानते ईश्वर हैं। से कामना करते हैं क्या कि है आप मतलब, आराम अगर करें। बुलेटिन आप ही से लिया जाए, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपोजिशन वाले ने मैं कहा चूंकि उनके जो बेटा हैं वो हम लोग के साथ पढ़ा है, जूनियर है, जी तो मैं अपने वो दोस्त को मैं रिगार्ड करते हुए, उनके पिता मतलब हमारे पिता तुल्य हैं, मैं रिगार्ड करते हुए कहता हूं कि उनको रेस्ट करना चाहिए और स्वास्थ्य का ख्याल कर रखना चाहिए। जी सेम मुद्दे जो आप लोग उठाते हैं, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य, अभी बिहार में एक नई पार्टी, मतलब मैं जन सुराज की बात कर रहा हूँ, माननीय प्रशांत किशोर जी की, गठन किया है, तैयारी भी है उनकी चुनाव लड़ने की। ऐसे ही किसी इंटरव्यू में वो सवाल प्रश्न उठा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव जी पे, कि समाजवाद की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले भी की कि मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये सब समाजवाद के प्रतीक हैं, समाजवादी होने की परिभाषा मांगते हैं वो आपके नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी से। इन्हीं सारी मुद्दों पे वो लोग भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या प्रभाव डालेंगे, क्या फर्क, क्या प्रभाव दिख रहा है आपको? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है जी ये सब आप कह सकते हो कि उनकी पार्टी है। जी प्रशांत किशोर एक व्यापारी है, व्यापार का पैटर्न बदला है। पहली शुरुआत क्या थी, अब की बार नीतीश कुमार, आप इसकी जांच करा लोगे, अब की बार नीतीश कुमार ये शब्द के पैसे कितने लिए, ये हम जानना चाहते हैं। जी राजस्थान में जाके इन्होंने कितना पैसा लिया, अब की बार ममता सरकार, इसका पैसा उन्होंने बंगाल में कितना लिया, अब की बार कांग्रेस सरकार यूपी में इसने कितना पैसा लिया। जब ये लॉन्च किया अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार ममता बनर्जी वगैरह वगैरह, उसके बाद लोग जागरूक हुए कि वो प्रचार का ये एक माध्यम है। हम आप सब लोग सोशल मीडिया, टीवी स्क्रीन, तो लोगों ने कहा कि इतना पैसा क्यों देंगे, खुद कर लेते हैं। अब समस्या आ गई प्रशांत किशोर के पास कि अब तो ये लोग खुद से कर रहा है, तो मेरा तो व्यापार गया। इतने लोग हमारे वर्कर हैं, इतना पर मंथ हमारी सैलरी है, हमारा ऑफिस का खर्च है। इन्होंने व्यापार के तरीके को बदल लिया और क्या कहा, मैं इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाऊंगा, किस दल को कहां पे हराना है इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दीजिए, लेकिन इस दल के एमएलए को हराने के लिए, भाजपा को स्थापित करने के लिए हमारा इस एक विधानसभा का इतना पैसा होगा। बदल गया। मतलब अभी भी आप उनको व्यवसायी ही बता रहे हैं? 100%। कोई पॉलिटिकल, प्रशांत किशोर कभी नेता हो ही नहीं सकता। जी अब बुलाइएगा धीरू भाई अंबानी के बेटा, क्या है वो, अंबानी, ये इन लोगों को राज्यसभा भेज दीजिएगा, बोलिएगा ये तो नेता हो गया, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन मुद्दे तो आपके ही पार्टी वाली या अपोजिशन वाली ही मुद्दे वो लोग भी रखे हुए ट्रिक है ना, व्यापार का क्या ट्रिक है?
व्यापार के तो बहुत सारे सिस्टम हो गए हैं, कैसे इनकम होना चाहिए, कैसे सोर्स बढ़ना चाहिए, तो मैं उसको टोटली व्यापारी मानता हूं। मतलब पार्टी कहने से भी आप इनकार हैं? माना ही नहीं मैंने उसके ऑफिस को देखा, हमारे कितने बैचमेट उसके ऑफिस में काम किया, मैंने पूरी चीज को खंगाला उसका कि ये करता क्या है। उपचुनाव वाले परिणाम को कैसे देखते हैं? आप बता दो बेला में क्या हुआ जी। जिस व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, मैंने पूछा लोकसभा में कि अमजद भाई कहां हो, बोला मैं धनबाद में। हमले भाई आपका इलेक्शन लड़ा, बोला सर्वजीत बाबू मैं हाथ जोड़ता हूं, मैंने तो राजनीति में छोड़ दिया हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, बेला में रहता नहीं हूं, मैं धनबाद में रहता हूं। हमले अरे भैया आके मदद करो, बोला नहीं 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 हम तो नहीं लौटेंगे, अब हम काम में लगे। वही आदमी को ये कैसे ले आया पकड़ के जी। जिस व्यक्ति ने 2 महीना पहले कहा कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वह व्यक्ति को ये लाया कैसे पकड़ के। लेकिन वोट तो मिल रहा है उनको, वोट तो काट रहे हैं, फर्क तो पड़ रहा हो भाई। तो व्यापार किस चीज का कर रहा है जी? इसी चीज का किया ना वो, तो किसको फर्क पड़ रहा है? मतलब पैसा किसको लिया, डैमेज कहां गिर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के पास पैसा है। आपकी पार्टी को तो सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में पेश किया जाता है, तो हो सकता है पैसा हो। गरीबों की पार्टी है ना जी, गरीबों की पार्टी है, तो गरीबों की पार्टी रहेगी तो जंगल राज सुनना पड़ेगा। ये तो कॉर्पोरेट है, ये तो फर्क पड़ रहा है। मतलब इस चुनाव में कुछ असर डालेंगे प्रशांत किशोर? मतलब क्या मुझे लगता है कि बिहार की जनता सब समझ रही है। बिहार की जनता सब समझ रही है। मुद्दे की बात चल रही है, विधानसभा के मुद्दे की हमने बात की। आपके विधानसभा क्षेत्र बोधगया की अगर बात की जाए तो वहां किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? वहां का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होने वाला है? आप लोग कौन से मुद्दे को लेकर के जाने वाले हैं? मैं बहुत ज्यादा मुद्दा लेके नहीं जाता हूँ जी, हम सिर्फ सेवा की भावना लेके जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार का पहला उम्मीदवार हूं जो मैं जनता से अपील करता हूं कि अगर मैं उस लायक हूं तो मुझे मदद करो, अगर मेरे से बढ़िया कोई डेवलपमेंट का काम कर सकता है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैंने 2020 में कहा था कि अगर मैंने आपके लिए काम किया है तो मुझे मदद करो, हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार आया है तो उसके लिए काम करो। केंद्रीय मुद्दे बिहार के इलेक्शन में कितना प्रभाव डालने वाले हैं? मतलब क्षेत्रीय चुनाव में केंद्रीय मुद्दे का कितना प्रभाव रहेगा? 2-3 बातें मैं रखूंगा। किस बात का केंद्रीय मुद्दा? हाँ, मैं वही 2-3 बातें आप हिंदुत्व के मुद्दा सिर्फ रखो, केंद्र ने बिहार के लिए क्या किया? नहीं, मैं 2-3 बातें रखूंगा, एक बार सुन लीजिए। केंद्रीय मुद्दे कहने से मेरा तात्पर्य है पहलगांव में अभी जो घटना घटी उसकी बात मैं करूंगा। हिंदू मुस्लिम की बात चर्चा आपकी पार्टी भी करती है, और भी कई पार्टियां, मतलब जो केंद्र में सरकार है जिन पार्टियों की, उनके ऊपर आरोप लगाती है या इस तरह की बातें होती है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात की जाती है। मैं उसकी बात करूंगा। वक्फ संशोधन बिल की मैं बात करूंगा जो केंद्र में लाया गया। आप लोगों की तरफ से काफी प्रखर होकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे थे जातिगत जनगणना की। नीतीश कुमार के कार्यकाल में, आप लोगों के कार्यकाल में ये की भी गई। अभी केंद्र ने इस मुद्दे को अपने तरफ ले लिया है या उन लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया है? आपका 2-3 प्रश्न का मैं जल्दी से जवाब देता हूं, मुझे जी माफ करेंगे, टाइम का थोड़ा है। पहला है कि पुलवामा हमला हुआ जी, पुलवामा नहीं कहा, पहलगांव जी। गृह मंत्री ने कहा कि 370 हटाने से नक्सल आतंकवाद समाप्त, नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त। पहलगांव में मैं भी गया हूं वहां पे जी। पहलगांव में इतने टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसको जी, भारत का स्विट्जरलैंड। घोड़े से लोग जाते हैं जी। आपकी पुलिस क्यों नहीं थी? आप जान रहे हैं कि ये पर्यटक स्थल है। वैष्णो देवी में जाता हूं, हजारों पुलिस वहां पे होती है। पर्यटक स्थल का एक पॉइंट था, वो उस पॉइंट पे फोर्स क्यों नहीं? पहला। दूसरा कि यह देश सबका है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को देश आजादी में कोई भागीदारी नहीं, यह मुल्क सबका है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने कुर्बानियां दिया जी। एक बात याद रखना, आप पत्रकार हैं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं जी। गलत चीज का आज जो है सब लोग साथ दे रहा है, इससे मुल्क कमजोर होता है। इतिहास का पन्ना आप उलट के देखिए,
जिन जिन देशों ने धर्म की बात किया है वह देश बर्बाद हो गया है। शिया और सुन्नी की लड़ाई होती है, ये धर्म नहीं है ना जी। भारत एक ऐसा मुल्क था जहां सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग रहते थे। खाई पैदा करोगे, सत्ता के सुख भोगने के लिए देश कमजोर होगा। ये नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना बटा हुआ है ना जी। किसको तुम बना रहे हो? भाजपा का ले लो, किसको बनाता है वो? डिप्टी सीएम बिहार का सम्राट जी मित्र हैं हम लोगों के। ढंग सुना है आपने बोलने का तरीका? ये सेवक का कोई ये भाषा नहीं होता। साधु महात्मा को यूपी का आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जो उस लायक है उसको बनाइए ताकि देश संगठित रहे, देश के लोग आपस में भाईचारा से रहे। हर नेता का क्या अधिकार होता है, मतलब हमारी जिम्मेवारी क्या है? सबको एक साथ लेके चलना। मैं ये कहूंगा कि ये मुशहर है, मैं पासवान हूं, वो रविदास है, मैं पासवान हूं, वो चौधरी है, मैं ऐसा हूं। नहीं, मुल्क तो यही कर रहा है ना। रामविलास जी पासवान के नेता, जीतन राम मांझी मांझी के नेता, वो कोयरी का नेता, राजपूत का नेता। इसके लिए लोकतंत्र नहीं बना था। लोकतंत्र बना था देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। इस तर्ज पे लोगों को काम करना चाहिए। जी, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इस बात को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के कहते हैं इसका रिजल्ट है वो। क्या फायदा? जी, एक देश की महिला चंद्रमा पे फंस गई, फंसी नहीं फंसी? क्या किया उसके देश के लोगों ने? 9 महीना तक कहा, इंतजार कराया, कहा मैं लेके आऊंगा। लेके आया? नहीं आया। जी। आप क्या कर रहे हो? दुनिया भर का कब्र खोदवा रहे हो, मंदिर खोदवा रहे हो। इसके अंदर क्या था? जाना था चांद पे, तो ये सारे क्यों कब्र खोदने में परेशान हो? ये सारे मुद्दे रहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी, कब्र खोदना आवश्यकता है कि चांद पे जाना आवश्यकता है? ऑब्वियसली डेवलपमेंट की वही जरूरत होना चाहिए ना। जी। क्या दिखाना चाहते हो कब्र खोद के? ये देश का इतिहास है। कब किसकी सत्ता रही, कब किसने क्या किया नहीं किया, उस पे क्यों जा रहे हो? किसी ने ताजमहल दिया तो उसको सैल्यूट करो, किसी ने लाल किला दिया तो उसको सैल्यूट करो। तुम क्या देके जाओगे देश में जो लोग सैल्यूट करेंगे? इसकी कल्पना करो, इसकी कल्पना करनी चाहिए। कुछ अखबारों ने सुर्खियां बनाई कि वक्फ संशोधन बिल मुख्य मुद्दा होने वाला है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, मतलब इस पे ही पूरा चुनाव टिकेगा। पता नहीं, सारा कानून भाजपा की सरकार मुसलमानों का ही संशोधन करती है, मुझे नहीं समझ में आता। अरे बहुत सारे हिंदुओं के कानून है, उसमें भी संशोधन करो। जब कोई कानून बन रहा है तो मुसलमानों पे बन रहा है। अरे भैया, हिंदू धर्म वाले लोग प्रवचन देख के न जाने 100 एकड़ में अपना बना रखा है, उस पर भी संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सब तो प्रश्न फिर भी वही है सर कि क्या ये सारे मुद्दे बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दे रहेंगे, मतलब इस पे, इन बातों से फर्क पड़ेगा वोट फिर में? मैं आपके माध्यम से पूरे देश को जो लोग देखेंगे, फिर से एक संदेश देना चाहता हूं जी, कि जिसने ताजमहल बनाया उसको सैल्यूट, जिसने लाल किला बनाया उसको सैल्यूट। तुम क्या करके जाओगे? जो आने वाला पीढ़ी सैल्यूट करेगा, उस पर ध्यान अगर केंद्रित करोगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये जनता को फैसला करना चाहिए, करने दीजिए उसको। लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है, लोकसभा चुनाव में ऐसे ही एक मुद्दा गढ़ा गया था, मतलब उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, और आप लोगों ने कहा कि 400 पार चाहिए इनको संविधान बदलने के लिए। तो क्या उस तरीके से मुद्दे काम करेंगे? ये जो हो रहा है वही कहा जा रहा है जी, जो हो रहा है वही तो कह रहे हैं हम जी। जो हो रहा है वही हम लोग कह रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार का स्टैंड आया है। अच्छा है। और आप लोग आप पता नहीं, आप कभी वीडियो क्लिप देखिए लालू जी का, जी, रामविलास जी का, जी, इवन के नीतीश जी का, जी। सब लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना हो चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी आबादी कितनी है, इसलिए कि कौन व्यक्ति पीछे छूट गया है,
भाजपा वाले खुश हो रहे हैं कि ये मुद्दे छीन लिए उन लोगों ने अपोजिशन से, आप लोग कैसे देखते हैं? क्यों कल कह रहा था कि देश को जाति के नाम पे बांटना चाहते हो? जी, आप देखो उनके लोगों ने क्या क्या कहा, जातीय जनगणना पे क्या क्या किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। जी, क्या मजबूरी आ गई भाई आपकी? राहुल जी ने तो कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करा लेंगे। जी, आपकी क्या मजबूरी रही? अच्छा है, होना चाहिए। और मुझे आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जातीय जनगणना भी इन लोग नहीं कराएगा, सिर्फ और सिर्फ पहलगांव हमला का जी, ये माने भटकाने मानसिक चेतना को बदलाव माने चेंज कर रहा है, भटकाने का काम है ये। आपने जातीय जनगणना की बात किया, बजट में तो लाए नहीं प्रोविजन। 500 करोड़ खर्च हुए बिहार में, पूरे देश में कितने करोड़, बजट में कहां प्रोविजन है प्रावधान? कुछ ना कुछ तो है जो इस मुद्दे को इन लोग मट्टी में मिलाना चाहता है ताकि भविष्य में जातीय जनगणना की कोई बात ना करे। ये बात है इसमें। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल से। गठबंधन में आपकी सरकार चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे कैसा चल रहा है गठबंधन में? सब कुछ अच्छा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पे सर्वविदित है, इसमें तो कोई कांग्रेस ये तो पत्रकार के लोग नहीं, ये तो पत्रकार लोग जो हैं गढ़ देते हैं। मैंने कभी देखा ही नहीं कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऑथराइज कौन होता है? गठबंधन। आप मेरे को माइक लगाओ और बोलो कि सर्वजीत जी गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, मैं क्या बोलूंगा? मैं मालिक तो हूं नहीं जी, तेजस्वी जी हैं, वो न तय करेंगे। और मैंने कुछ कह दिया तो ब्रेकिंग न्यूज, आरजेडी के एक विधायक ने ऐसा कहा। भाई ऑथराइज नहीं, वो डॉक्टर है ही नहीं कि तुमको दर्द पेट में हो रहा है तो इलाज करेगा। वो डॉक्टर तो कोई और है। अगर उनके मुंह से ये निकलता हो कि चेहरा नहीं है, राहुल गांधी ने अगर कहा हो, किसी और के दल के नेता ने कहा हो, तब ना। मैं तो बस आपके माध्यम से कंफर्मेशन चाह रहा हूं कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम क्लियर है। महागठबंधन जिंदाबाद। महागठबंधन में सीएम का फेस तेजस्वी जी हैं 100 में 101%। ये कोई मुद्दा ही नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं, ये चर्चा का ही विषय नहीं, चर्चा का विषय नहीं। सर्वविदित है कि वही हैं, भविष्य में वही रहेंगे। और मैंडेट आई तो सीएम फेस दिखेंगे, वो वही हैं ही तो दिखेंगे, क्या है ही जी। एक बार फिर से एक सवाल लास्ट आपके विधानसभा से मैं ले लूं, बोधगया विधानसभा क्षेत्र से। वैसे तो 5 साल आप मिलते ही जुलते रहे लोगों से, चुनाव आ गया है नजदीक तो कैंपेन थोड़ा ज्यादा भी बढ़ गया होगा, ज्यादा मुलाकातें हो रही होंगी। कौन से संकल्प और वादों के साथ जा रहे हैं क्षेत्र में? मतलब आपकी अपनी जनता मेरा से, बस एक अपनी क्षेत्रीय सपना, जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं? मेरा बस एक ही सपना रह गया और एक ही काम रह गया है अपने कंस्टिट्यूएंसी में, लोगों को एजुकेट करना, कॉलेज देना मुहैया कराना और स्कूल मुहैया कराना। इसके अलावा मैं गर्व से कहता हूं कि कोई काम नहीं बचा है जी। मतलब प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं जी। कॉलेज नहीं है, कॉलेज हो जाना चाहिए जी। अब की अगर जनता ने मुझे मैंडेट दिया जी और सरकार अगर मेरी बन गई तो बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां पे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज बनेगा। प्रॉमिस है आपका? हम प्रॉमिस नहीं करते, हम कमिटमेंट। लोग जानते हैं मुझे कि जो कहेगा वही करेगा जी। मतलब इन संकल्प, इन वादों के साथ आप जा रहे हैं क्षेत्र में। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या? मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि मानव जीवन में जन्म सिर्फ एक बार होता है, भाईचारा को मत मिटने देना, आपसी प्यार को धरती पे ऐसा उतारना जो भगवान भी शर्मा जाए। भाईचारा, एकता, तभी देश की तरक्की है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, देश के और अपने कंस्टिट्यूएंसी और बिहार के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भटको नहीं, हम सब भाई हैं, सब भाई मिलकर के बिहार को ऊंचाई तक ले जाएंगे। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जी।
कुमार सर्वजीत जी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ आगे आने वाले चुनाव को लेकर के। तो ये थे कुमार सर्वजीत जी, राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय महासचिव, वर्तमान विधायक, बोधगया 229 नंबर विधानसभा, पूर्व पर्यटन मंत्री एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार। आज इनसे हमारी बातचीत हुई, इनका जीवन परिचय हमने जाना, आपके समक्ष रखा। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग प्रत्याशियों से, अलग अलग नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत होती रहेगी। हम उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप तक लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार सर्वजीत जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।